नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त है आपकी हिंदी की मूल विधि कक्षा में, क्योंकि हिंदी में उसमें पढ़ा रहा हूँ हरियाणा वाले बैच में। तो वही याद रह जाता केवल हिंदी कक्षा में नहीं, मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम मोटर यान अधिनियम पढ़ रहे हैं, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 विद 2019 का संशोधन। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास आज हो रही है, चल रही है, और इसी शानदार क्लास को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए आज तैयार हैं। आशा कर रहा हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। कहीं कहीं पर यह भी सुनने में आ रहा होगा कि वैकेंसी थोड़ी बढ़ सकती है, बट बातें हैं, हो सकता है सही भी हो सकता है नहीं भी हो, परंतु हमको तो एक सीट से मतलब है। तो आप लोगों के अभिवादन बहुत तेज गति से आ रहे हैं और आप जो जो अभिवादन कर रहे हैं वो अभिवादन मैं स्वीकार करता हूं। बिना देरी किए हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग। लास्ट हमने सेक्शन 39 तक कर लिया था। अच्छा, आप में से एक डाउट बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं बच्चे, है ना? एक डाउट बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। एक तो आप कंपैरिजन करते हो टीचर्स का, वो डाउट ग्रुप जो है वो कंपैरिजन ग्रुप बना हुआ है कि वो टीचर ने ऐसा पढ़ाया था, तुम ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो। ठीक है, दूसरी बात है टीचर्स को सजेशन ज्यादा दिए जा रहे हैं, डाउट कम कि ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ। तो ये थोड़ा सा सही नहीं लगता है। बट एक क्वेश्चन जो 3-4 बार रेज हुआ वो ये था कि सर जो सेक्शन 210 है ना, उसमें नवीन सर ने बता रखा है कि ड्राइविंग लाइसेंस है ना, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, और आप सेक्शन 3 में ड्राइविंग लाइसेंस बता रहे हो। तो मेन चीज ये है बेटे यहां पर समझने की कि सर ने क्या बताया है। अब वो सही बताया होगा, ऐसा तो नहीं है उन्होंने गलत बता रखी हैं चीजें या कुछ कर रखा है, परंतु थोड़ी सी अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए था। मैंने क्या बोला था कि सेक्शन 210 की यदि बात की जाए तो मैंने बोला था डीएल की परिभाषा है कि डीएल क्या होता है ना, व्हाट इज डीएल, ये बात वहां पर है ना। डीएल की परिभाषा है सेक्शन 210 में, और सेक्शन 3 में क्या बात बोली गई है, सेक्शन 3 में बात बोली गई है डीएल की आवश्यकता, है ना। दोनों चीजें अलग अलग हैं। पता नहीं आप लोग इतनी छोटी सी बात को क्यों नहीं समझ पाते हो। डीएल की आवश्यकता यानी कि सेक्शन 3 सीधे बोलता है कि पब्लिक प्लेस में, है ना, पब्लिक प्लेस में डीएल के बिना डीएल के बिना कोई वाहन नहीं चलाएगा। क्या? कोई व्हीकल नहीं चलाएगा, है ना, कोई व्हीकल नहीं चलाएगा। ये सीधी बात उन्होंने लिख दी वहां, सीधी बात कह दी। तो आप एक बात बताओ, क्या ये दोनों की दोनों धाराएं अलग नहीं है? क्या ये दोनों सेम है? क्या ये बताओ आप मुझे। हम्म हम्म याद, हाँ। हम्म बहुत ज्यादा नहीं लिखवाता हूं बेटे, बहुत कम से कम लिखवाता हूं मैं। अगर आपने यही धारा अगर देख ली ना, एक्ट में देख ली, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। इससे सिंपल नहीं पढ़ा सकता कोई, नहीं पढ़ा सकता कोई, नहीं पढ़ा सकता कोई। और भी टीचर होगा तो इतना ही सिंपल करके पढ़ा सकता है, इससे ज्यादा कम शब्दों में नहीं लिखवाया जा सकता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य आप अंतर को देखें और अंतर को समझने का प्रयास करें। हाँ, ठीक है, और धैर्य रखें। चलो, हम लोगों ने लास्ट कहां तक पढ़ लिया था, हम लोगों ने लास्ट कहां तक पढ़ लिया था, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। इसको रब नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये है यूनिवर्सल डाउट ऑफ माय स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल डाउट, यूनिवर्सल डाउट जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये वाला कि 2-10 में और 3 में क्या अंतर है। चलिए, अब हम आज चलते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था सेक्शन 39 रजिस्ट्रेशन के बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी नहीं चलाएगा। यहां तक की बात हम लोगों ने स्पष्ट कर ली थी। और यदि कोई बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना आरसी के सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है तो पहली बार उसकी कितनी सजा होने वाली है, दूसरी बार उसको क्या सजा होने वाली है, ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। आज हम लोग बात जहां से शुरू करेंगे वो बात शुरू होगी सेक्शन 43 से। कहां से? सेक्शन 43 से ये बात शुरू होने वाली है। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन भी डाला था मुझे कि सर गूगल जो है वो 222 टोटल सेक्शन दिखा रहा है,
इन दिस मोटर व्हीकल एक्ट, बट आपने 217 बताए हैं, तो बेटे संशोधन होने के बाद लेटेस्ट 217 ही है। गूगल जो है वो कौन लिखता है, गूगल पे कोई लिखता ही तो है आदमी, गूगल अपनी तरफ से डाटा जनरेट नहीं करता है, लोग ब्लॉग अपलोड करते हैं, लोग लिखते हैं। अब वहां की प्रामाणिकता कुछ नहीं है, सरकारी कागजों की प्रामाणिकता ज्यादा है। तो सेक्शन 43 के संदर्भ में चर्चा कर रहा है, ये बात करता है अस्थाई रजिस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है अस्थाई रजिस्ट्रेशन, है ना, अस्थाई पंजीकरण, है ना, अस्थाई पंजीकरण लिख लो, पंजीकरण, अस्थाई पंजीकरण, ऐसी को ऐसे भी लिख लो, रजिस्ट्रेशन, टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन, टेम्पोरेरी, है ना। आपसे पूछेगा टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन भी कौन सी धारा में है, टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन के बारे में यहां पर बात होती है कि रजिस्ट्रेशन भी टेम्पोरेरी होता है। हाँ, आपको बोलना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल होता है, ऐसा जिक्र सेक्शन 43 में किया गया है। तो अस्थाई रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जाता है आवश्यकता के अनुसार। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है कि अस्थाई रजिस्ट्रेशन यदि होगा, स्थाई तो अब स्थाई रजिस्ट्रेशन कितना होता है, 10 साल होता है, 15 साल होता है, आपको पता ही है कि 15 साल के बाद गाड़ी खत्म हो जाती है। तो गाड़ी खत्म होने का मतलब है उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, ये एक टाइम पीरियड है, ये तो परमानेंट आपके रजिस्ट्रेशन के बारे में बात हो गई। परंतु टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जाएगा कि कितनी अवधि तक का होता है ना, कितनी अवधि, है ना, कितनी अवधि के लिए, कितनी अवधि के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए ये आपका टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन होता है, टीआर होता है ना, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको सीधे ही वहां पर बोलना पड़ेगा 1 माह की अवधि तक, कितने तक, 1 माह की अवधि तक, 1 माह की अवधि तक, है ना, 1 महीने के लिए वो वैलिड है ना, वैलिड फॉर 1 मंथ, वैलिड फॉर 1 मंथ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटे, इसको आप याद रख लेना, इसको आप बहुत अच्छे से याद रख लेना कि अस्थाई रजिस्ट्रेशन जो होता है उसका टाइम पीरियड, उसकी अवधि कितनी होती है, 1 माह की होती है, 1 मास की उसकी अवधि रहती है। उसके बाद वह स्वतः निरस्त हो जाता है, स्वतः ही वह समाप्त हो जाता है। हाँ हाँ गुरुजी, एक दरोगा आपका विरोध करते हैं, उनका नाम अमित राय है। आप तो जबरदस्त गुरु हैं। अच्छा, हाँ देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, विरोध करने का कुछ भी कारण हो सकता है उनके मन में कोई चीज हो। देखो यूट्यूब पे तमाम टीचर पढ़ाते हैं, मैं पहले मतलब पढ़ाता ही हूँ, पहले से 2021 से मैं पढ़ाता हूँ। तो हो सकता है किसी को मेरी कोई बात अच्छी ना लगी हो, ऐसा हो सकता है, स्वाभाविक है, जब लाखों बच्चे देख रहे हैं तो उसमें एक आध बच्चा जो अब दरोगा बन गया है उसको चीजें अच्छी नहीं लग रही होगी। अभी वो दरोगा जी हैं, पर वो कभी आप ही के जैसे रहे। अभी 2 दरोगा आने वाले हैं मेरे स्टूडेंट, वो दोनों एमपी से रिलेटेड हैं और वो मेरठ वगैरह के यहाँ पोस्टेड है। अभी क्लास के बाद तुरंत वो आएंगे, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड होगा अभी, है ना। तो वो भी बच्चे हैं, तमाम बच्चे हैं, पता नहीं कितने बच्चे हैं हमारे जो स्टूडेंट हैं और इतना प्रेम करते हैं, सब चीज़ है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ने पर विशेष ध्यान दीजिए लोगों के। अब ये हो सकता है इसको देख करके भी कई बार लोग बना लेते हैं अपनी मंशा, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, फटाफट के अंदाज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारा आ जाता है सेक्शन 46। अब बहुत ज्यादा कठिनता नहीं है, अब सीधी सीधी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। यहां पर क्या पॉइंट है हमारा, अब हम थोड़ी तेज गति से आगे बढ़ेंगे जिससे बस हम आज और कल में इस चीज को फिनिश कर पाए, है ना। रजिस्ट्रेशन की बिल्कुल साधारण भाषा में लिखवा रहा हूं मैं आपको, और इससे आपके प्रश्न भी सॉल्व होंगे, ऐसा नहीं है आपके प्रश्न सॉल्व नहीं होंगे। आप करके देखो, 99.999% आपके क्वेश्चन इन क्लासेस से सॉल्व हो जाएंगे, और जो 1% आपका क्वेश्चन कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है या 0.1% आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, उनको हम जब प्रैक्टिस सेशन में चलेंगे वहां से आपके प्रश्न सॉल्व होंगे। तो इसमें है रजिस्ट्रेशन की भारत में, रजिस्ट्रेशन की भारत में प्रभावशीलता, है ना, प्रभावशीलता, है ना, रजिस्ट्रेशन की भारत में प्रभावशीलता, रजिस्ट्रेशन की भारत में
प्रभावशीलता, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है आरसी भारत में कहां कहां, आरसी भारत में कहां कहां प्रभावी है, आरसी भारत में कहां कहां प्रभावी है, कहां कहां प्रभावी है। यानी कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है कहां पर, नोएडा में, आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है दिल्ली में, कानपुर में, मेरठ में, या कहीं भी करवा रखा है अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, और सपोज करो आप एमपी में चले गए, आप उड़ीसा चले गए, आप कर्नाटका चले गए, और वहां जाने के बाद क्या दिया कि दिस रजिस्ट्रेशन इज नॉट वैलिड फॉर द स्टेट, फॉर दिस डिस्ट्रिक्ट, है ना, तो हमको आपका चालान काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने भारत के किसी भी कोने में सरकारी विभाग के द्वारा, आरटीओ के द्वारा रजिस्ट्रेशन को प्राप्त किया है ना, जो आपकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उससे रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है, तो आपका जो वाहन है ना, आपका जो वाहन है उसका रजिस्ट्रेशन संपूर्ण भारत में प्रभावी होगा। ठीक है, वाहन का, वाहन मतलब व्हीकल का, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन संपूर्ण भारत में, ऑल ओवर इंडिया, है ना, संपूर्ण भारत में प्रभावी है, संपूर्ण भारत में प्रभावी है। ये बात कौन सा सेक्शन बोलता है, ये बात बोलता है सेक्शन 46, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो बहुत सिंपल सिंपल है। पिछली वाली धारा क्या कह रही है, पिछली वाली धारा कह रही है कि आपका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन जिसका टाइम पीरियड 1 महीने तक के लिए होता है। सिंपल है ये बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन बोल रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन है किसी भी व्हीकल का वो ऑल ओवर इंडिया प्रभावी आपका रहता है। तो 2 पॉइंट हैं, बस उनको लिखने का वो है। तो आप नोट्स ऐसे ही बनाएं, बहुत सिंपल करके, है ना, ये आपको हैंड रिटन और ये सब मिलेंगे ही, आप अपने तरीके से सिंपल करके बनाएं। अब हमारे पास आ जाता है सेक्शन 47। क्या आ जाता है, सेक्शन 47 आ जाता है, जो अपने आप में काफी जरूरी है, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज। अब एक चीज क्या होती है कि कई बार हमारी गाड़ी सपोज करो यूपी की है, और हमारी जॉब कहां पर चल रही है, हमारी जॉब चल रही है एमपी में। जैसे एमपी के ही बहुत सारे बच्चे हैं, वो सिलेक्ट हुए थे यूपीएसआई में, अदर स्टेट का बच्चा भी सिलेक्ट हुआ था, हरियाणा का भी, राजस्थान का भी। तो उनके पास सपोज करो वहां पर अपनी गाड़ी है, और गाड़ी जब उनकी अपने पास है, कार है, मोटरसाइकिल है, तो वो यूपी में चला रहे हैं। तो एक प्रश्न ये आएगा, क्या ये वैलिड है? तो हाँ, ये वैलिड है, चला सकते हैं, एक स्टेट की गाड़ी दूसरे स्टेट में चला सकते हैं, बट एक टाइम पीरियड है, एक मैक्सिमम टाइम पीरियड है जब आप एक स्टेट की गाड़ी को दूसरे स्टेट में रख सकते हो। तो वो टाइम पीरियड कितना है, उस बारे में सेक्शन 47 बात करता है कि अन्य स्टेट के, अन्य राज्य के वाहन को, अन्य राज्य के वाहन को है ना, अन्य, इसमें मैं अभी यहीं पर लिख रहा हूं, बना रहा हूं, यहां पर स्पेशल लिखो कि एक राज्य के वाहन को अन्य राज्य में, हाँ, एक राज्य में पंजीकृत वाहन को अन्य राज्य में रखना, है ना, अन्य राज्य में रखना। एक राज्य में पंजीकृत वाहन को, रजिस्टर्ड व्हीकल को अन्य राज्य में रखना। तो यहां पर सीधे ही प्रश्न आएगा, कितने समय तक, कितने समय तक, सीधे ही कितने समय तक? तो यहां पर सीधे ही पॉइंट आएगा, अधिकतम 12 माह या 1 साल की अवधि तक। अधिकतम 12 माह, 12 माह लिखा हो सकता है या 1 वर्ष लिखा हो सकता है, 1 वर्ष की अवधि तक, 1 वर्ष की अवधि तक ही आप एक राज्य में रजिस्टर्ड वाहन को दूसरे राज्य में रख सकते हैं, अन्यथा नहीं रखा जा सकता है। हाँ, अच्छा, मेरठ से हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को वो ये कहते हैं। हाँ, तो एक राज्य में पंजीकृत वाहन को अन्य राज्य में कितने समय तक के लिए रखा जा सकता है? मैक्सिमम 12 महीने के लिए रखा जा सकता है, 1 साल तक ही रखा जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। सेक्शन 47 इस संदर्भ में आपकी बात करता है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला नहीं है। तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट,
अब सबसे इंपॉर्टेंट है। हम्म अब सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई, अगर क्या हो रहा है कि लोग वाहन निकलवाते हैं, तो कंपनी से निकलवाते हैं। कहां कहां से निकलवाया जा रहा है? सपोज करो किसी ने अपनी मोटरसाइकिल निकलवाई किसी कंपनी से, या कार निकलवाई। कुछ दिन बाद ऐसा होता है, लोगों को लगता है यार अब मजा नहीं आ रहा है, अब ऐसा करते हैं दूसरा वाहन निकलवा लेते हैं, ठीक है, और इसको बेच देते हैं। तो फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी को बेचती है, यानी कि फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड को बेचता है, दूसरे आदमी को बेचता है। तो अब ऐसी स्थिति में जहां पर रजिस्ट्रेशन जो है, मालिक का जो नाम है वो पहला चढ़ा हुआ है, और वो दूसरे व्यक्ति को वाहन बेचना चाहता है, अब यहां पर क्या स्थिति है? और राज्य की भी अगर बात आ जाए कि एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचना है, या एक मालिक दूसरे मालिक को देगा, वो किसी भी राज्य में हो सकता है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है एनओसी, है ना, आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसमें क्या रहता है कि ये मेरी जो गाड़ी है, ये मैं इसका मालिक हूं, और मैं अपनी गाड़ी इसको चलाने के लिए दे रहा हूं। यदि ये सब अब यही जिम्मेदार होगा इसका। जैसे एक बच्चा था, उसने बताया अभी कुछ दिन पहले, मैंने 2-4 दिन पहले जिक्र भी किया था, कि उस बच्चे के दोस्त के पिताजी ने अपनी गाड़ी किसी को बेच दी और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया, और वो चलती रही उन्हीं के नाम पर। और जो दूसरा बंदा सेकंड हैंड जो चला रहा था, उसने किसी को टक्कर मारी, वो मर गया। तो अब जो मुआवजा देना पड़ रहा है, जो जुर्माना भरना पड़ रहा है, वो जिसके नाम से रजिस्टर्ड है, जिसने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया, उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको समस्या हो रही है। 43,24,000 से ज्यादा का जुर्माना और मुआवजा उनके सिर पर आ गया है। तो सीधे ही हम यहां पर लिखेंगे एनओसी, है ना, यहां पर हम लिखेंगे एनओसी के बारे में। इसके बारे में, एनओसी के बारे में, एनओसी के बारे में, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इस संदर्भ में यहां पर बात होंगी। तो यहां ये कब, सीधे ही कब, कब उपयोग होता है, सीधे ही आप लिखो, कब उपयोग होता है, कब उपयोग होता है? तो जब एक मालिक, जब वाहन का, अरे, जब वाहन का, जब वाहन का, जब वाहन का एक मालिक, एक मालिक दूसरे को देगा, दूसरे को देगा, है ना, वाहन का एक मालिक जब वाहन दूसरे व्यक्ति को देगा, तब इस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। व्हीकल जब एक के द्वारा दूसरे को दिया जाएगा। और विशेषकर ये ज्यादातर कब यूज होता है? ज्यादातर, वैसे तो हर कंडीशन में ये यूज होना चाहिए। तो सपोज करो ये जो मालिक है, ये राज्य ए से बिलोंग करता है, और ये दूसरे वाला जो मालिक है, ये राज्य बी से बिलोंग करता है। इस स्थिति में तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार बताओ मुझे, आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? हाँ। हम्म हाँ गुरुदेव, आपने सेक्शन 10, भाई मेरे तो समझ में नहीं आता कि एक छोटी सी मिस्टेक कब तक निभानी पड़ेगी। आप लोग देखते क्यों नहीं हो? मुझे लगता है आप लोग क्लास पढ़ते नहीं हो। सेक्शन 10 जो 11 जो है, पर व्यक्ति सूचना, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, वो 11 की बजाय गलती से 10 लिखा गया। उसी क्लास में वो सही कर दिया गया, बहुत अच्छे से उसको बताया भी गया। उसके बाद ग्रुप में भी 4-5-7-6 बार उसको मैंने क्लियर कर दिया, बहुत अच्छे से बता दिया। अभी भी आप उन चीजों पे अटके हुए हो। उसके बाद वो फिर नोट्स में गड़बड़ थी, वहां पे भी सही करा के इन्फॉर्म किया गया। फिर भी चीजें अगर ऐसे हो रही हैं तो बताओ मैं क्या करूं? हाँ। हाँ, सेक्शन अभी बस पढ़ते रहिए। समझ में आ रहा है ना? एक बार ही बताओ मुझे आप। हम्म अच्छा, एक बार और समझा देते, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो क्या चीज है, एनओसी सीधे सीधे ये है
कि एक आदमी अपने वाहन को किसी दूसरे को बेचता है, चाहे तो वो चाहे एक ही जगह से हो, आसपास से हो या दूसरे राज्य से हो, तो एनओसी जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो लेना जरूरी है। कब उपयोग किया जाता है? जब एक वाहन का कोई मालिक दूसरे व्यक्ति को देता है, तब वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है। दैट्स ऑल, इसमें इतना ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब मेन बात है, अब आप देखो एक चीज कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक जगह रह रहे होते हैं, है ना, चलो बड़े समझ में आ रहा है आपको, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। नहीं आता समझ में तो कोई फायदा नहीं है भाई। हाँ, अच्छा, नहीं वो शुरू में ये सब्जेक्ट ही ऐसा है ना, थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट, इसको पढ़ाना पड़ता है अपने तरीके से। अब अच्छा, एक बात है कि कई बार हम क्या कर रहे होते हैं कि कहीं रह रहे होते हैं, है ना, और उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि हमारा ट्रांसफर हो जाता है, या हम लोग कहीं और जाकर के रहने लगते हैं, या हमारे डॉक्यूमेंट में हमारा जो पता लिखा रहता है वो हमारे ऑफिस का एड्रेस होता है, कारोबार का स्थान का पता होता है, और वो कई बार चेंज हो जाता है। तो अगर डॉक्यूमेंट्स में हमारे घर का या कारोबार का पता चेंज हो गया है, तो उसके संदर्भ में कौन सी धारा बात करती है और उसको बदलवाने के लिए कितने दिन में सूचना देनी जरूरी है? तो सेक्शन 49 इस संदर्भ में बात करता है। कौन सा सेक्शन 49 इस संदर्भ में बात करता है? क्या बोलता है कि निवास या कारोबार के स्थान का परिवर्तन, है ना, निवास, निवास मतलब आपका रेजिडेंस, या कारोबार, कारोबार यानी कि आपका बिजनेस वगैरह काम धंधे का कारोबार के स्थान का परिवर्तन, स्थान परिवर्तन की सूचना, स्थान परिवर्तन की सूचना के संबंध में, सूचना के संबंध में, सूचना के संबंध में यदि कोई व्यक्ति क्या काम करता है, अपना निवास स्थान बदलता है या अपने कारोबार के पते को बदलता है, तो उसकी सूचना देना जरूरी रहेगा सेक्शन 49 के मुताबिक। यहां पर मैं थोड़ी सी लैंग्वेज बना करके लिख देता हूं कि यदि कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान या कारोबार के स्थान का परिवर्तन करता है, परिवर्तन मतलब चेंज करता है, तो अब क्या होगा? तो क्या होगा, बैठाएगा भाई साहब उसको डोसा इडली सांभर चटनी खिलाएंगे, और क्या था। ठीक है, तो क्या काम करना पड़ेगा? तो 30 दिन के भीतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 दिन के भीतर, तो क्या काम करना पड़ेगा? 30 दिन के भीतर, ये आप हाईलाइट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। तो 30 दिन के भीतर नए पते की जानकारी देगा, है ना, नए पते की जानकारी देगा। किसे देगा? वही अथॉरिटीज को देगा, नए पते की जानकारी देगा। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर। सपोज करो आज बदल दिया है, आज डेट कौन सी है? आज डेट है आपकी 21 है आज आपकी, तो 21 तारीख में बदल रहा है, तो अगली 21 तारीख से पहले पहले उसको आपको अपना जो पता है उसको अपडेट करना पड़ेगा, है ना, जो आपका एड्रेस है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा, एड्रेस अपडेशन करना पड़ेगा, एड्रेस अपडेट करना पड़ेगा, एड्रेस अपडेशन करना पड़ेगा 30 दिन के भीतर भीतर। ये पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार बच्चों। 30 दिन के भीतर, ये इतना सरलतम तरीका है बेटे। आप इन्हीं धाराओं को खोल के देखो, आप इन्हीं धाराओं को खोल के देखो एक्ट में, बिल्कुल प्रॉपर जो इनका बेयर एक्ट है, जो उसका मतलब मूल रूप होता है एक्ट का, उसको बेयर एक्ट बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है? बेयर एक्ट बोला जाता है, बेयर एक्ट बोला जाता है। तो बेयर एक्ट खोल के देखो, मतलब आपको बहुत कठिन भाषा वहां पर देखने के लिए मिलेगी, पर ये मैंने खुद एक्ट पढ़ करके नोट्स बना करके और तब चीजें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रश्न आप करिए तो आपको लाभ इसमें से होगा। अब
एक इंपॉर्टेंट बात ये, हाँ, सेक्शन 52 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे क्या करते हैं भाई साहब, बुलेट लेते हैं, क्या लेते हैं, बुलेट, है ना, बुलेट राजा लेगा, डुक 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 चलते हैं। एक्चुअली में जो पुरानी वाली बुलेट आती थी, जो पुराने वाली रॉयल एनफील्ड आती थी, अभी तो बहुत कैटेगरीज आ गई इसमें, तो पहले वाली जो बुलेट आती थी उसमें एक अलग ही आवाज थी, डक 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 डक, बढ़िया लगती थी वो। अभी तो वैसी आवाज ना बन सकती है और ना अब कंपनी उसको निकालती है। परंतु लोग क्या काम करते हैं, बुलेट लेते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करवाते हैं, लाइट अलग करवा दी, सबसे पहले तो साइलेंसर, अरे उसकी आवाज पहले ही, कंपनी का जो साइलेंसर है उसकी आवाज पहले से बहुत ज्यादा है, पहले से ही ज्यादा है ना, और गाड़ियों के मुकाबले ज्यादा है, और लॉन्ग रूट पे ले जाओ तो वो भी आवाज एनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। और लोग भाई साहब उसमें लगा देते हैं वो बम्बा इतना मोटा, और बड़ 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 बड़, भाई साहब मेरे सामने से निकल जाता है ना, तो मुझे तो एकदम गुस्सा आ जाता है। आप कहोगे सर आपको क्या पता, आज जब बुलेट होती है उसका मजा ऐसे, अरे हम भी बुलेट ही चलाते हैं भाई, हमारे पास भी बुलेट ही है, डक 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 बुलेट चलाते हैं हम भी। पर मैंने वो मॉडिफिकेशन नहीं कर रखा है, क्योंकि मुझे सेक्शन 52 पता है। यहां पर सीधे ही क्या बात बोली जा रही है, यहां पर सीधे ही क्या बात बोली जा रही है, मोटर यान में परिवर्तन, है ना, मोटर यान यानी कि व्हीकल, मोटर यान में परिवर्तन, मोटर यान में परिवर्तन, मॉडिफिकेशंस, सीधे सीधे सरल भाषा में बोले मॉडिफाई करना, है ना, मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करना। तो क्या चीजों को मॉडिफाई किया जा सकता है, जैसे बोलते हैं छपरी लोग चलते हैं, छपरी, जैसे बालक, जैसे बालों का रंग वैसा मोटरसाइकिल का रंग, वैसे जूतों का रंग। तो हाँ, ठीक है। तो क्या ऐसा करना लीगल है या इलीगल है, तो सेक्शन 52 बोल रहा है, सेक्शन 52 बोल रहा है बिल्कुल सीधे सीधे कि मॉडिफिकेशन इलीगल है, मॉडिफिकेशन अवैध है। ये सीधे सीधे बिल्कुल सरल भाषा, मॉडिफिकेशन अवैध है, मॉडिफिकेशन क्या है, अवैध है। हाँ हाँ, हम्म, हाँ हाँ। कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर इन सेक्शंस में टाइम वाला जो है वो कैसे पता लगेगा। तो भाई एक बात बताओ, क्या आज के टाइम पे डिजिटल एरा नहीं है, सारा डेटा ऑनलाइन नहीं है, क्या ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं होंगे जो, कैसे पता चलता है कंपनीज को कि आपका रिचार्ज खत्म हो रहा है, पता लगता है ना, कैंसिलेशन टाइम उसका, जो उसका एंडिंग पॉइंट होता है, वो सब चीज पता लगती है, सब पता लग जाता है। दिस इज डिजिटल एरा। तो ये सब चीज है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, इस चीज को थोड़ा समझो। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या चीज है कि मॉडिफिकेशन आपका अवैध है, और सेक्शन 52 सीधे सीधे क्या बात बोलता है, सेक्शन 52 सीधे सीधे एक बात बोलता है, क्या बात, कि आपके वाहन में, वाहन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जो आरसी में वर्णित है, जो आरसी में वर्णित है, जो आरसी में वर्णित है, वैसा ही वाहन रखा जाएगा, वैसा ही वाहन रखा जाएगा, वैसा ही वाहन रखा जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं है। अब आप एक बात सुनो, अब जो डेंटर्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं, और जो मॉडिफिकेशन करने वाले होते हैं, वो तो करते हैं। आप देखते हो कि अगर सर ये इलीगल है कि आप वाहन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो वो फिर कैसे कर पाते हैं, ठीक है। आप देखो कि YouTube पे तमाम चैनल हैं जो गाड़ी के मॉडिफिकेशन को दिखाते हैं कि भाई तुम पहचान नहीं पाओगे, ऐसा तो कंपनी पेंट नहीं कर सकती। वो ऐसे मोटे मोटे दो भाई हैं, उनका नाम पता नहीं, मैंने कुछ वीडियोस उनके देखे हैं, तो जबरदस्त मॉडिफिकेशन करके देते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो उनके मुंह से आपने चीज सुनी होगी। यहीं पर रास्ता भी है कि जो आरसी में वर्णित है, यानी कि अगर आपको यहां पर छूट दिख रही है, क्या दिख रही है, आपको छूट दिख रही है, आपको छूट अलग से यहां पर दिखाई दे रही है कि कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, वही रहेगा जो आरसी में वर्णित है। और अगर अपन
आरसी में ही चेंज करा लें, आरसी में ही बता दें कि हमारा ये चेसिस नंबर का वाहन है, ये इसका नंबर है और हमने इसमें ये मॉडिफिकेशन करवाया है, तो फिर तो चीजें लीगल हो जाएंगी, बिल्कुल लीगल हो जाएंगी। यदि हम क्या काम करना चाहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी में, तो वो सरकार के द्वारा परमिटेबल होना चाहिए। जैसे कलर में चेंज हो सकता है, अब ये थोड़ा ही है कि आपने ली है हीरो होंडा और बना दी उसकी बुलेट, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, आपने बिल्कुल ही चेंज कर दिया। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो परमिएबल हैं, है ना, परमिएबल नहीं, जो परमिशनेबल है ना, जिनका परमिशन मिल सकता है, जिनकी परमिएबल तो अलग चीज होती है, ठीक है। तो जिनको परमिशन मिल सकती है ऐसी चीजों को आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट धारा 52 ये बात नहीं बोलती है कि आप मॉडिफिकेशन कराओ और आरसी में चेंज कराओ। परंतु यहां पर एक रास्ता क्लियर ही दिख जाता है कि अगर हमको कोई चेंज कराना होता है तो हम आरटीओ के द्वारा अपनी आरसी में परिवर्तन करा करके और वैसा करा सकते हैं। परंतु यदि आपने आरसी में कोई परिवर्तन इत्यादि नहीं कराया है और जैसा वाहन आरसी में वर्णित है और वैसा वाहन सामने से दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर भाई आपका इंतजाम होगा, आपकी गाड़ी सीज तक हो सकती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ। हम्म याद करने का सुझाव क्या है बेटे? इसमें कमेंट इतने चलते हैं बेटा, दिखाई नहीं देता कौन क्या पूछ रहा है, और मैं दूर रखता हूं कि जिससे ज्यादा हमको दिक्कत ना हो। अब इसमें एक बात है, याद करने का सुझाव क्या है कि मैं भी और इसके तरीके ईजाद कर रहा हूं, ठीक है, कि और किस तरह से समझा तो मैं बेहतर पा रहा हूं आपको, ऐसी तो बात नहीं है। अब आपको समस्या यह है कि इनको याद, देखो मेरा कहना पहला आपके लिए यह है कि आप इन पॉइंट्स को याद करो सबसे पहले तो, कि मॉडिफाई करना लीगल है इलीगल है, इन पॉइंट्स को याद करो। फिर इसके बारे में भी मैं कुछ बताता हूं आपको। हालांकि इनको इतना याद करना, एक्ट्स की धाराओं को याद करना इतना जरूरी नहीं है। इसमें जरूरी जो चीज है वो फैक्ट्स को याद करना है, जुर्मानों को याद करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक्ट से जो पूछी जाती है वो धाराएं कम पूछी जाती हैं, फैक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि अंदर की चीजें। और आईपीसी और सीआरपीसी जो अभी बीएनएस और बीएनएसएस है, वहां पर धाराओं की संख्या पूछी जाती है, क्योंकि वहां पर मेजर अपराध वहां पर आपके आते हैं। तो आप इनको बार बार रिवाइज करिए, चीजें अपना आप याद हो जाएंगी। बाकी मैं और तरीका भी इजाद कर रहा हूं कि जिससे आपके लिए चीजें और सरल हो सकें और आप अच्छे चीजों को कर सकें। हमारा यहां पर क्या आ रहा है, हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 53, है ना, सेक्शन 53। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस क्या हुआ था, आपका रद्द किया गया था या सस्पेंड किया गया था, उसी तरह से आपका रजिस्ट्रेशन यानी कि आरसी को भी क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। और ये सेक्शन 53 में बात होती है क्या, कि आपके रजिस्ट्रेशन का निलंबन, निलंबन मतलब सस्पेंशन, हाँ हाँ, सस्पेंशन है ना, सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन निलंबन का क्या मतलब होता है समझा देता हूं एक बार से। निलंबन या सस्पेंशन क्या होता है, कुछ टाइम के लिए अप्रभावी हो जाना, कुछ टाइम के लिए प्रयोग न कर पाना, कुछ टाइम के लिए प्रयोग न कर पाना, ना कर पाना। देखो दो चीजें होती हैं सर्विस में भी, दो चीजें होती हैं जब कोई आदमी जॉब कर रहा होता है, जैसे पुलिस में ही, दरोगा की नौकरी में ही या और नौकरियों में, तो आपने देखा होगा कि वहां पर अपराध हुआ, एसपी ने तत्काल प्रभाव से वहां के चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया। तो सस्पेंड करने का मतलब ये थोड़ी उसको घर भेज दिया गया है, नहीं, सस्पेंड करने का मतलब है कि वो 4-5-6 महीने अब अपनी सेवा नहीं दे पाएगा, तनख्वाह उसको पूरी मिल रही थी वो आधी मिलने लगेगी उसको। सस्पेंड होने का मतलब है कि कुछ टाइम के लिए अपना जो वो काम कर रहा था वो काम नहीं कर पाएगा। और एक होता है टर्मिनेशन, एक होता है सस्पेंशन निलंबन यानी कि उस टाइम के लिए अपना काम नहीं कर पाएगा, और एक होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है बस हटा देना, बिल्कुल खत्म, नौकरी खत्म। ऐसे ही यहां पर यही बात है कि कुछ समय के लिए अगर उसको निष्प्रभावी बनाना है, उसको अप्रभावी बनाना है, तो उसका निलंबन किया जाएगा, सस्पेंशन किया जाएगा। बट अगर उसको पूरी तरह से खत्म करना है तो उसका रिवोकेशन करना पड़ेगा, उसको कंप्लीटली रिवोक करना पड़ेगा, निरसन हटा दिया जाएगा, उसको रद्द किया जाएगा। तो रद्दीकरण में और निलंबन में आपका अंतर है। तो जैसे जिन आधारों पर किसी व्यक्ति का डीएल आपका रिवोक हो सकता है या उसको सस्पेंड किया जा सकता है, वही आधार हैं रजिस्ट्रेशन के, निलंबन के, सस्पेंशन के। कौन से हैं वो?
यहां पर, तो सीधे हम यहां पर लिखेंगे कि किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जा सकता है ना, निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है यदि, यदि यानी कि कारण यहां पर हमारे अब आ जाएंगे। कारण क्या है? पहला कारण है सार्वजनिक स्थान में, पब्लिक प्लेस में, सार्वजनिक स्थान नहीं लिखते, इतना तो पता ही है आपको, अंग्रेजी में इतना तो कर ही लोगे। पब्लिक प्लेस में, पब्लिक प्लेस में खतरनाक तरीके से, है ना, खतरनाक तरीके से वाहन चलाता है, यदि क्या काम करता है कि यदि पब्लिक प्लेस में क्या काम कर रहा है, खतरनाक तरीके से वाहन चला रहा है ना, XXX007 और पता नहीं क्या क्या ऐसे कुछ बन रहा है, और बस घुमा करके ऐसे, और बस ले जाके ताऊ के सिर में मारी, डप से, गंजे ताऊ के सिर में उठाई मोटरसाइकिल और बस व्हीली करते जा रहा है, डप, तो ताऊ गए परलोक और ये गया फिर जेल में। तो खतरनाक तरीके से यदि वाहन चला रहा है तो उस व्यक्ति का क्या होगा, कि उस व्यक्ति का क्या होगा, उस व्यक्ति का जो रजिस्ट्रेशन है वो निरस्त, वो आपका सस्पेंड किया जा सकता है। दूसरी बात है बिना परमिशन के, बिना परमिशन के, बिना परमिशन के वाहन को किराए या भाड़े पर चलाना, किराए या भाड़े पर चलाना, किराए या भाड़े पर चलाना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसीलिए तो देखते होंगे, आप इसीलिए देखते होंगे कि नॉर्मल जो गाड़ी होती है आपकी, ठीक है, नॉर्मल जो गाड़ी होती है आपकी, उसकी नंबर प्लेट अलग तरह की होती है, व्हाइट कलर की होती है ना, और आप अगर देखोगे टैक्सी की जो नंबर प्लेट होती है वो येलो कलर की होती है। हाँ हाँ हाँ, पता बदलने की बात है, आरसी में ही आप, हाँ बहुत सिंपल वे में जी। हाँ देखो, मैं एक बात बता देता हूं, अब मैं बिजनौर से नहीं हूं एक वो वीडियो थी, कौन सी वाली, जिसमें सर ने टीम को इंट्रोड्यूस किया था, अंकित सर ने टीम को इंट्रोड्यूस किया था, तो सर ने बोला कि जीएस की फैकल्टी यहाँ पे नहीं है, दिग्विजय सर घर पे चले गए हैं, और राम सर जो हैं वो, यानी कि मेरा नाम लिया उन्होंने, और मेरा नाम लेने के बाद उन्होंने बताया कि वो अपने वहीं से क्लास लेते हैं, बिजनौर से। यद्यपि उनको पता है कि मैं बिजनौर से बिलोंग नहीं करता हूँ, बिजनौर से इधर की तरफ, आगे की तरफ और चलते हैं तो एक जिला आता है मुजफ्फरनगर, आपने नाम सुना होगा, मेरठ से अगला जिला है, सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आता है मुजफ्फरनगर, तो मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। तो वैसे बिजनौर और मुजफ्फरनगर में ज्यादा अंतर नहीं है, 60-65 किलोमीटर का अंतर है, पर आई एम नॉट फ्रॉम बिजनौर, आई एम फ्रॉम योर हार्ट ठीक है। तो क्या है कि अगर आपको गाड़ी ली और सोचा है कि भाई भाड़े पे चलानी है, तो आप नहीं चला सकते हो भाई, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ, आरसी क्या है? आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, के ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो बिना परमिशन के यदि वाहन किराए पर या भाड़े पर चलता हुआ मिला तो भी उस व्यक्ति का जो आरसी है, रजिस्ट्रेशन है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ गया हमारा आरसी का रद्दीकरण, सेक्शन 55, क्या है? सेक्शन 55। सेक्शन 53 में क्या आया था? सस्पेंशन, कुछ समय के लिए क्या करना, कुछ समय के लिए उसको निष्प्रभावी बना देना, अप्रभावी बना देना। परंतु सेक्शन 55, हाँ आज लेख साफ नहीं आ रहा है हमारा, हाँ क्या है ना, लेख आज मुझे लगता है भाई साहब नशे करके आया है सेक्शन 55 क्या बात करता है? रजिस्ट्रेशन का रद्दीकरण, रजिस्ट्रेशन का रद्द किया जाना, रजिस्ट्रेशन का रद्द किया जाना, रद्द किया जाना, है ना, रद्द किया जाना, पूर्णतः समाप्त किया जाना, बिल्कुल और साधारण, पूर्णतः समाप्त
किया जाना, पूर्णतः समाप्त किया जाना, पूर्णतः समाप्त किया जाना, रिवोक कर दिया कंप्लीटली, निरसित, हटा दिया गया है ना, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से इस चीज को समझना है। आरसी को कब रद्द किया जा सकता है? अब ये समझ में आई बात कि आरसी रद्द कब होगी। तो आप बोलोगे यदि वाहन को गलत तरीके, ना ना ना, ऐसे में नहीं, वाहन को गलत तरीके चलाएगा तो डीएल वगैरह सब होंगे, है ना। पर और आपकी आरसी सस्पेंड हो सकती है कुछ टाइम के लिए, अगर ऐसी स्थिति है, या किराए भाड़े पर आरसी रद्द कब होगी? आरसी रद्द कब होगी? आरसी रद्द तब होगी कि या तो वाहन नष्ट हो गया है या अब चलने की स्थिति में नहीं है, यानी कि एक्सीडेंट हुआ, जर्जर हो गया है, खत्म हो गया है, टाइम लिमिट पूरी हो गई है। तो यदि एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी खत्म हो गई, खड़ी बिल्कुल खत्म हो गई, देखा होगा आपने, आग लग जाती है, आग जली, आग लगी, जल के खत्म हो गई, लोगों ने तोड़ा फोड़ी करी, गाड़ी खत्म हो गई, या उसका टाइम पूरा हो गया, आपने उसको स्क्रैप में कन्वर्ट करा दिया। अपनी गाड़ियों को सबसे सच्ची बात तो यह है कि उसका टाइम पूरा होने के बाद उसको स्क्रैप में कन्वर्ट कराना चाहिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। उसको कचड़े में तोड़ तोड़ करके स्क्रैप में करवा के बेच देना चाहिए। और उसके बाद फिर ये धारा काम आएगी सेक्शन 55 के, उसमें क्या बात आती है कि यदि वाहन नष्ट हो किया गया है, यदि वाहन, कब, सीधे ही, यदि वाहन, यदि वाहन यानी कि व्हीकल, व्हीकल नष्ट हो गया है, नष्ट हो गया है या किया गया है ना, या किया गया है। अब कोई भी कारण हो सकता है इसमें कि नष्ट हो गया, एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गया, या किसी ने नष्ट कर दिया, या उसका टाइम पूरा हो गया है तो हमने उसको स्क्रैप में कन्वर्ट कर दिया है। पहली बात तो ये नष्ट हो गया है या ये नष्ट किया गया है, या इसमें क्या है कि वह अब वाहन क्या है, चलने लायक नहीं रहा है, चलने लायक नहीं रहा है ना, चलने लायक नहीं रहा है, चलने लायक नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या काम करेगा, जो वाहन का मालिक है वो क्या काम करेगा, वो जानकारी देगा जाकर के आरटीओ ऑफिस में कि सर मेरा वाहन नष्ट हो गया है या मेरा वाहन अब चलने लायक नहीं रहा है, आप इसकी आरसी को खत्म कर दीजिए, पूर्णतः समाप्त कर दीजिए। तो यहां पर आपका 55 आपका सेक्शन काम आता है, ठीक। तो उसको ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन, यदि वाहन नष्ट हो गया है, नष्ट किया गया है, चलने लायक नहीं रहा है, तो वाहन का मालिक, तो वाहन का मालिक, तो वाहन का मालिक, अब ये 14 दिन के भीतर, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहां पर, 14 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, 14 दिन के भीतर, 14 दिन के भीतर, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, 14 दिन के भीतर जानकारी देगा, जानकारी देगा और आरसी को, आरसी को, आरसी को रद्द किया जाएगा, और आरसी को रद्द किया जाएगा, ठीक है। आरसी को रद्द किया जाएगा। आरसी स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फिर आप पूछोगे कि क्या है, तो मैंने पहले ही ये बात क्लियर कर दी, ठीक है। तो ये 14 दिन वाली बात आपकी काफी इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन वाहन नष्ट हुआ है या जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया है या वो चलने की हालत में नहीं रहा है, तो उसके उस तारीख से 14 दिन के भीतर भीतर वो इस चीज की जानकारी कि मेरे वाहन की ये स्थिति है, वो जानकारी देगा अथॉरिटीज को जाकर के, और उसके बाद फिर उसकी आरसी को रद्द किया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट हट जाएगा, बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है? हम्म। हाँ हाँ, गाकर पढ़ाएं उस दिन के जैसा। वो तो कभी कभी होता है भाई, गा गा करके पढ़ाने में तो कभी कभी होता है, ठीक है, वो तो मोमेंट होता है कई बार का। गाने की स्थिति गा करके तो बाद में सुना देंगे। जैसे किसी ने पूछा सीधे ही कि हाँ,
कि आप गए, आपने अपने दिल का सौदा करने गए, है ना। आजकल अपने दिल का सौदा करने जाते हैं लोग, कहाँ पर? दिल का मतलब अपनी भावनाओं का सौदा करने जाते हैं, कहाँ पर? केवल किसी लड़का लड़की के पास, लड़की लड़के के पास नहीं, हर कोई किसी के पास, समाज में, संसार में अपनी भावनाएं को तो सौदा करने जाते हैं। जब किसी के पास हम नौकरी मांगने जाते हैं तो एक्चुअली में हम अपनी भावनाओं को सौदा करते हैं, क्योंकि हमारी भावना जुड़ी है हमारे परिवार के साथ। हमारा परिवार भूखा है, उनको भूखा न देख पाने की भावना का ही तो सौदा करने जाते हैं हम, अपने आप को रोक करके सब चीजें। तो किसने पूछा कि मैं अपना दिल बेच रहा हूं, तुम इसका दाम क्या दोगे? तो उसने कहा हम ऐसे दिल नहीं खरीदते, हम कविता जो पूछता है, कविता में प्रश्न पूछता है, तब हम उसका उत्तर देते हैं। तो उसने पूछा कि अच्छा मेरा दिल जो है वो हाथ में तो ले लो और फिर एक बार पूछ लेना, फिर मैं उस पर कुछ पंक्तियां बना दूंगा। उसने कहा ठीक है। तो सीधे ही किसी भावनाओं के सौदा करने वाले ने, दिल को बेचने वाले ने सीधे ही पूछा कि दिल लेके मेरा हाथ में कहते हैं मुझसे वो, दिल लेके मेरा हाथ में कहते हैं मुझसे वो, क्या लोगे इसके दाम, क्या लोगे इसके दाम बताना, सही सही कहना, गलत गलत कि छुपाना, सही सही। ठीक है, ऐसा ही होता है संसार, संसार में कोई अपना नहीं, सब पराये हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं सेक्शन 62 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 62 बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, सेक्शन 62 किस बारे में बात करता है कि आपने देखा होगा चोरी हो जाती है, वाहनों की चोरी हो जाती है। हाँ, क्या हो जाती है? वाहनों की चोरी हो जाती है, चोरी। और तो चोरी जब हो जाती है तो पुलिस के पास उसकी कंप्लेन जाती है। पुलिस क्या काम करती है? उसको खोजने का प्रयास करती है, जो कि झूठ है। ठीक है, यूपी में तो पुलिस का बहुत सही हाल चल रहा है, क्योंकि सही में शासन व्यवस्था की तारीफ है। अब आपको किसी को ये ना लगे कि पॉलिटिकल बात है, पर सच्ची बात बताऊं, मैंने इस चीज को खुद महसूस किया है। और बहुत सारी चीजों में शासन व्यवस्था खराब हो सकती है, अच्छी हो सकती है, बट जो सुरक्षा वाली स्थिति है वाकई में उसमें सुधार हुआ है। मैं देखता था कि हमारे इधर गांव देहात के क्षेत्र में मतलब शाम होते होते लूट होनी शुरू हो जाती थी, पर अब वो स्थिति नहीं है। परंतु और राज्यों में बहुत बुरा हाल है। तो पुलिस चुराए गए वाहनों की तलाशी करती है, जानकारी इकट्ठी करती है, उनको बरामद करने की कोशिश करती है। तो उसकी जानकारी के संदर्भ में बात करता है सेक्शन 62 के चुराए गए और बरामद किए गए, है ना। क्या लिखा जाएगा इसमें? चुराए गए और बरामद किए गए, चुराए गए और बरामद किए गए, चुराए गए और बरामद किए गए। हाँ, वाहनों की जानकारी, है ना, जो वाहन चोरी हुए थे और जो बरामद हुए, वाहनों की जानकारी पुलिस विभाग, जानकारी, जानकारी क्या होगा? जानकारी पुलिस विभाग, पुलिस विभाग, पुलिस विभाग किस विभाग को देगा? तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुलिस विभाग राज्य, पुलिस विभाग राज्य परिवहन प्राधिकरण को देगा, राज्य परिवहन प्राधिकरण को देगा, राज्य परिवहन प्राधिकरण को देगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि पुलिस विभाग क्या काम करेगा? जो आपका स्टेट ट्रांसपोर्ट ट्रिब्यूनल है उसको ये जानकारी दी जाएगी कि भाई ये जो वाहन था, है ना, और ये चुराया गया और इसको हमने बरामद कर लिया है। ये सारी जानकारी किसको दी जाएगी? राज्य परिवहन प्राधिकरण को ये जानकारी बहुत अच्छे से दी जाएगी। ये बात आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है। पहले चैप्टर हमारा ये चल रहा था। हाँ हाँ सर, आप मेरा एक भी कमेंट नहीं देखते भाई, दिखता नहीं है ना, बहुत तेजी से चलते हैं। ये दिख गया तो एकदम से। हाँ हाँ, नहीं सबके कमेंट देखते हैं। देखो आपके लिए सुविधा सबसे बढ़िया क्या है कि अभी अगर जैसे मैं कमेंट नहीं देख पाता हूं तो आप लोग क्या करो, आप लोग जो वीडियो रिकॉर्डेड सेशन आपके पास आता है उसमें कमेंट डालने का रहता है, तो आप वहां डाल सकते हो। मैं उसको देख लेता हूँ 24, मतलब अगली क्लास होने से पहले पहले मैं उसको देख लेता हूँ
कि वहां पे किसी बच्चे की, आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों को पढ़ाने का अवसर राम जी की कृपा से हमको प्राप्त हो रहा है। चलिए आगे। अब इसी में आपका 62 में ही, इसी में एक दो पॉइंट और हैं जिनको थोड़ा सा हमको देखना है, जिनको थोड़ा सा हमको समझना है। सेक्शन 62B, या इसी को ख कह सकते हो आप। सेक्शन 62B या ख जो है, इसके बारे में क्या चीज है, ये है आपका मोटर यानों का, है ना, मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर, मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर है। क्या है, मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर है, यानी कि आपका नेशनल रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स, नेशनल नेशनल रजिस्टर फॉर मोटर व्हीकल्स, नेशनल रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स, यानी कि जो आपके मोटर यान हैं उनका जो राष्ट्रीय रजिस्टर है उसका जिक्र सेक्शन 62B में है। और ये किसके पास होता है, तो राष्ट्रीय है, तो ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास। जैसे डीएल का जो आपका रिकॉर्ड है, नेशनल रिकॉर्ड है, वो सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, और जो राज्य का रिकॉर्ड है वो राज्य सरकार के पास आपका रहेगा। ये बात आप बहुत अच्छे ध्यान रखें। हाँ हाँ, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसको सीधे ही, ये बिल्कुल सरल है, ये सरल से सरलतम है, इसको समझते जाइए और करते जाइए। सेक्शन 62, चुराए गए और बरामद किए गए वाहनों की जानकारी पुलिस विभाग राज्य परिवहन प्राधिकरण को देगा। और 62B में ख में मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर के बारे में बात है। आगे पढ़ते हैं और चलते हैं, करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम चलते हैं सेक्शन 63 पर। कहां पर, सेक्शन 63 पर। देखो आपने देखा होगा, हमने लगभग बहुत सारी धाराएं शुरू में डीएल के बारे में पढ़ी कि डीएल ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बारे में चीजें हैं, और उसके बाद अब चीजें शुरू होंगी परमिट के बारे में। ये सारी की सारी चीजें जरूरी हैं। इन चीजों को पढ़ने के बाद फिर सीधे हमारी छलांग जाएगी 180, 170, 190 धारा पे, क्योंकि वहीं से फिर आपके क्या आते हैं, वहीं पर आपके आते हैं कौन सा अपराध है और उसकी सजा क्या है। कुछ अपराधों की सजा हमने देख ली है, कुछ अपराधों की सजा हम आगे जाकर के देखना शुरू करेंगे। तो इसमें क्या चीज है, इसमें यहां पर है आपका राज्य मोटर यान, है ना, राज्य, जो राज्य होंगे यानी कि स्टेट, यानी कि स्टेट, जो आपके स्टेट होंगे, स्टेट मोटर यानों, मोटर यान मतलब यही मोटर व्हीकल, मोटर यानों या मोटर यान संबंधी लिख लो, मोटर यान संबंधी, संबंधी मोटर यान संबंधी रजिस्टर को रखेंगे, है ना, रजिस्टर को रखेंगे, रजिस्टर को रखेंगे, रजिस्टर को रखेंगे। यानी मोटर यानों के रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी अगर केंद्र सरकार के पास है, यानी नेशनल रजिस्ट्रेशन, नेशनल रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल, वो किसके पास रहेगा, केंद्र सरकार के पास। और स्टेट रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल, इसका जिक्र कहां पर है, स्टेट रजिस्टर, स्टेट रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल, ऑफ मोटर व्हीकल, ये कहां पर है आपका बेटे, ये आपका सेक्शन 63 में इसका जिक्र है। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से जानना है। ठीक, जी ठीक, यहां तक की स्थिति क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, कामेश्वर प्रसाद, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, पूनम, बहुत बढ़िया। हम्म, हाँ, अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो नहीं, वाहन तो रहेगा ना भाई, और लोग चला लेंगे, वो नहीं चलाएगा तो कोई और चला लेंगे। अब हमारा यहां पर 63 तक करने के बाद अब हम चलते हैं सीधे सेक्शन 66 पर, है ना, और काफी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। जैसे सीधे ही आया था हमारे पास कि रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता, उससे पहले आया था डीएल की आवश्यकता, उसी तरह से आ जाएगा
परमिट की आवश्यकता, उसी तरह आ जाएगा आपका परमिट की आवश्यकता। और सेक्शन 66 इसीलिए यहां पर सीधे सीधे बोल रहा है कि परमिटों की आवश्यकता, परमिट, परमिट, है ना, परमिट। तो जैसे जैसे हम लोग हिंदी, मैं हिंदी पढ़ाता हूं तो एकदम से इस तरह के शब्द आते हैं तो दिमाग में खुरापात भी आ जाती है कि परमिट, तो आजकल परमिट ही होता है। अब परमिट का मतलब क्या हो सकता है? परमिट का मतलब एक तरह की अनुज्ञा, एक तरह की परमिशन। परंतु अगर इसका हिंदी अर्थ देखने का प्रयास करें, थोड़ा सा खुरापाते दिमाग लगाएं, तो यहां पर तो उपसर्ग है और मिट यहां पर एक शब्दांश है। तो पर का क्या मतलब होता है? दूसरा, और मिट मतलब मिटना। तो दूसरों पर मर मिटना, ये परमिट है ना, दूसरों पर मर मिटना। तो आजकल सीधे यही होता है कि जैसे ही 19 साल की उम्र आती है, हार्मोन्स डबल होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बूस्ट होता है, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन बूस्ट होते हैं, तो बस फिर एक दूसरे पर मर मिटने की कस्में खाई जाती हैं। और मैं एक आपको बात बता दूं, सचेत कर देता हूं, आंखें खोल करके और कान खोल करके सुन लो, ऐसा कोई भी काम मत कर देना कि किसी से प्यार मोहब्बत में पड़े हुए हो। उधर से क्या हो जाए कि मेरे घर वाले तो मेरी शादी कर रहे हैं और तुम मुझे अपने साथ में भगा ले चलो। भाई साहब, ये जो प्रेम है ना, ये 10-15 दिन तो बड़ा प्यारा चलता है, यानी कि घर से भाग जाना, ये बड़ा प्यारा चलता है। उसके बाद फिर ढूंढ मचती है, पुलिस उठा के ले आती है, और फिर वही प्रेम जो कहता था कि मुझे भगा करके ले चलो, मुझे भगा करके ले चलो या मुझे साथ में ले चलो, वही थाने में और कोर्ट में जाके बयान दे देता है कि मुझे बहला फुसला करके ले गया था। और बहलाना फुसलाना जो शब्द होता है वो व्यपहरण, किडनैपिंग की श्रेणी में आता है। किडनैपिंग की सजा मिनिमम 7 साल आपको जेल में बिताने पड़ेंगे, और ऐसा होता है। और एक बात और सुनो, अगर वही मोहब्बत आपकी 18 साल से कम है, ठीक है, 18 साल से कम है, तो जाकर के प्यार मोहब्बत निभाई जाएगी, आकर के फिर मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट में सब चीजें क्लियर होंगी। तो भाई साहब, प्यार मोहब्बत का जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो मिलेगा POCSO बेटा, जिसमें अधिकतम अपराधों में आजीवन कारावास है। ठीक है, तो वे देवी जी तो ब्याह करके साफ हो जाएंगी, आप जाओगे जेल में। और ऐसे केसेस होते हैं, क्योंकि इसमें आएगा अभी पोक्सो में क्या रहेगा कि 17-18 साल से नीचे तक का जो बालक रहता है उसको चाइल्ड माना जाता है। और उसको चाइल्ड जब माना जा रहा है तो वहां पर आएगा आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी प्रवेशन लैंगिक हमला। हम तो खोल करके पढ़ाते हैं। तो जब साथ में जाते हैं तो क्या करते हैं? सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होता है वो तो खूब होता है ना, खूब इच्छाओं की पूर्ति होती है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स में वो सारे काम होते हैं जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में बताए गए हैं। यानी कि किसी बालक के विजाइना में, माउथ में और यूरिथ्रा में और एनस में अपने पेनिस को किसी भी लिमिट तक पेनिट्रेट करता है, जो कि होता है, जो कि सिद्ध होता है मेडिकल में, और फिर स्थितियां होती हैं आजीवन कारावास की, और जेल होती है भाई साहब फिर, और जीवन बर्बाद होता है। तो ऐसा प्रेम कभी नहीं करना चाहिए। दिमाग को खोल करके, सोच समझ करके जीवन को पहले सार्थक बनाओ, फिर विवाह होगा, उसके बाद सब सुविधाएं, सब सुख आपको मिल जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या की आवश्यकता नहीं है। तो मैं केवल आपको शिक्षा ही नहीं दे रहा हूं, मैं जिंदगी आपको सिखा रहा हूं। मैं केवल मूल विधि आपको नहीं सिखा रहा हूं, मैं जीवन आपको सिखाऊंगा, यदि आप गंभीरता से मेरी क्लासेस को लेने का प्रयास करेंगे। मेरा लक्ष्य केवल आपको दरोगा बनाना नहीं, मेरा लक्ष्य आपको एक अच्छा इंसान बनाना भी है। परमिट की आवश्यकता, ठीक है, क्या है? परमिट की आवश्यकता, परमिट की आवश्यकता, जो कि सेक्शन 66 आपका बात करता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर रख लेते हैं बेटे। और बहुत अच्छी, हाँ हाँ, हम्म, हाँ, महिला कांस्टेबल, हाँ, ये सब चीजें रहती हैं। और जो आप में से बहुत सारी बच्चियां पुलिस में भी होंगी ना, तो उनको सब चीजें पता होंगी। आप में से बहुत सारे लोग पुलिस में होंगे, कांस्टेबल होंगे, तो वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो अभी हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, और कल इसको हम और भी अच्छे लेवल पे लेके जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक्ट बड़ा है। आप देखो 217 धाराएं हैं, तो सभी जरूरी जरूरी धाराएं हमको करानी जरूरी है।
तो चलिए इसी अच्छी बात के साथ मिलते हैं। आपको कोई क्वेश्चन अगर पूछना है, देखो जो डाउट ग्रुप है प्लीज उसमें रिक्वेस्ट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, है ना, आई एम रिक्वेस्टिंग यू के डाउट ग्रुप में केवल डाउट पूछें और कुछ भी ना पूछें, कुछ भी ना पूछें, ठीक है। और भाई टीचर्स, कल मैं देख रहा था कि एक दो टीचर हैं, संभवतः दिग्विजय सर हैं, वो काफी परेशान हो रहे थे क्योंकि सारे बच्चे वो बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेवल अप पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे बच्चों को कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। पर बच्चे कह रहे हैं कि इतना ज्यादा डिटेल में मत पढ़ाओ, ये ऐसा मत करो, शिक्षकों को ये मतलब आप निर्देशित ना करो, वो अपने हिसाब से बढ़िया पढ़ाएंगे, आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल आपकी अगली क्लास के साथ इसी अच्छी बात के साथ। आप देख रहे थे मन है, मारो नाम है राम भारद्वाज। टेक केयर ऑल, लव यू ऑल गाइस, बाय।